हाय, वेलकम टू थिएटर डिकोड। एलियन पैरासाइट्स धरती पर आ चुके हैं और अब ये इंसानों के दिमाग में घुसकर उन्हें खतरनाक इंसान खाने वाले म्यूटेंट्स में बदल रहे हैं। और अब ये जिम्मेदारी है एक नौजवान लड़के शिंशी की, जो इन संक्रमित लोगों को खत्म करेगा इससे पहले कि वो पूरी धरती को बर्बाद कर दें। आज हम साल 2014 की फिल्म पैरासाइट पार्ट 1 की कहानी को फिर से जिंदा करेंगे। कुछ एलियन पैरासाइट्स धरती पर गिरते हैं और धीरे धीरे शहर में फैलने लगते हैं। ये इंसानों के शरीर में कान, नाक या मुंह के रास्ते घुसते हैं। यंग शिंशी के कमरे में जब वो सो रहा होता है, एक पैरासाइट छत से गिरता है और उसके कान के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसने हेडफोन्स पहन रखे होते हैं तो वो छोटा एलियन उसकी नाक के जरिए अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो उस कीड़े को फेंक देता है, ये सोचकर कि शायद कोई आम कीड़ा है। शिंशी उठकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उड़कर उसके हाथ में घुस जाता है। लड़का जल्दी से अपना फोन उठाकर उसे हाथ में कसकर बांध देता है, जैसे कोई टूर्निकेट बनाकर उस एलियन को आगे जाने से रोके। लेकिन तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है और शोर सुनकर उसका फोन हटा देती है, ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। और उसी पल पैरासाइट उसके शरीर में घुस जाता है। अगली सुबह शिंशी को अपना हाथ कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता है और स्कूल चला जाता है। क्लास में उसे यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है जब उसका हाथ अपने आप जमीन से रबड़ उठाने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ तक कि बास्केटबॉल क्लास में भी वो एक ऐसा शॉट मारता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्लास के बाद शिंशी इंटरनेट पर सर्च करता है कि क्या हाथ अपने आप भी हिल सकते हैं। तभी अचानक उसकी हथेली पर एक आंख बन जाती है। जिज्ञासु होकर वो चाकू उठाता है और जैसे ही वो खुद को चाकू मारने की हिम्मत जुटाता है, उसका हाथ अचानक एक अजीब से सांप जैसी चीज में बदल जाता है। लेकिन जल्द ही वो हाथ थोड़ा फ्रेंडली रूप ले लेता है, अगर ऐसा कहा जा सकता है। अब उसकी हथेली पर एक मुंह बन जाता है और उसकी एक उंगली पर एक आंख। बाकी की 4 उंगलियां किसी क्रीचर के हाथ पैर में बदल जाती हैं। डर के मारे शिंशी उस एलियन से कहता है कि वो उसका हाथ उसे वापस दे दे, लेकिन क्रीचर बताता है कि उसने उसकी सारी कोशिकाएं निगल ली हैं और अब वो हाथ कभी वापस नहीं मिलेगा। एक पूरी रात उस एलियन हाथ से डरे हुए बिताने के बाद शिंशी फिर स्कूल जाता है। स्कूल में उस क्रीचर ने अब खुद को मिजी कहना शुरू कर दिया है, जो जापानीज में दायां होता है। अब मिजी शिंशी से कहता है कि वो उसे लाइब्रेरी लेकर चले और उसे फेंसिंग और मार्क्समैनशिप की क्लासेस भी दिलवाए। और हैरानी की बात यह है कि इन सब में मिजी बहुत तेजी से सीखने लगता है। उसी समय बाकी पैरासाइट्स भी इंसानों के शरीर में घुसकर उनके दिमाग पर कंट्रोल कर रहे हैं और फिर वही इंसान इंसानों का मांस खाने वाले बन जाते हैं। एक दिन जब शिंशी स्कूल से घर जा रहा होता है तो मिजी को पास में एक और पैरासाइट की मौजूदगी का एहसास होता है। वो जानना चाहता है कि अगर वो पैरासाइट इंसान के दिमाग तक पहुंचता तो क्या होता। वो शिंशी को बस से उतरने को मजबूर करता है और उसे एक कसाई की दुकान जैसी जगह पर ले जाता है, जहां सपोजिडली वो पैरासाइट है। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो दरवाजा बंद होता है, लेकिन मिजी आसपास एक और रास्ता ढूंढता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर शिंशी धीरे धीरे चलता है और सामने एक बेहद अजीब क्रीचर आता है। इंसानी शरीर, लेकिन सिर किसी फूल जैसी आकृति का, जो लगता है जैसे स्प्रिंगफील्ड लेक से बाहर आया हो। और तो और ये क्रीचर किसी इंसान के मांस के टुकड़ों को खा रहा होता है। शिंशी को देखकर वो क्रीचर इंसानी रूप ले लेता है और जब उसे मिजी की मौजूदगी का एहसास होता है तो वो सोचता है कि शायद शिंशी भी कोई एलियन है। वो दोस्ती के तौर पर उसे एक हाथ खाने को देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि शिंशी अभी जिंदा इंसान है और सिर्फ उसका हाथ ही इन्फेक्टेड है, वो तुरंत हमला करने की मंशा जाहिर करता है। मिजी को उसकी आक्रामकता का अंदाजा हो जाता है और वो शिंशी को भागने को कहता है, लेकिन लड़का जल्दी ही कॉर्नर हो जाता है और अब मिजी को लड़ाई की मुद्रा लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर शिंशी मर गया तो मिजी भी जिंदा नहीं रहेगा। वो बचर अपना हाथ काट देता है और कहता है कि मिजी वहीं रह सकता है ताकि वो दोनों मिलकर लड़के को खा सकें, लेकिन उसका ये आइडिया ज्यादा देर तक टिकता नहीं। वो अचानक हमला करता है जिसे मिजी आखिरी पल में रोक लेता है। अब बचर अपने टेंटिकल्स से हमला करने लगता है, लेकिन मिजी अपने एक उंगली को तेज ब्लेड में बदल देता है और उस एलियन को खत्म कर देता है। हालांकि उनकी लड़ाई की आवाजें सुनकर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। शिंशी भागकर अपने घर चला जाता है। ठीक उसी समय जब पुलिस बचर की दुकान में दाखिल होती है। जब पुलिस वहां फोरेंसिक जांच करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो जगह एक एलियन कसाई की छुपने की जगह थी, जो इंसानों का मांस खाता था। लेकिन उन्हें अब भी समझ नहीं आता कि उस कसाई को मारा किसने। स्कूल में जब प्रिंसिपल अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं, मिजी को एक और पैरासाइट की मौजूदगी का एहसास होता है और ज्यादा देर नहीं लगती जब प्रिंसिपल एक नए सब्स्टिट्यूट टीचर का नाम अनाउंस करते हैं, तामाया रियुको। मिजी तुरंत पहचान जाता है कि वो भी एक पैरासाइट है। रियुको क्लासरूम की तरफ जाती है और शिंशी उसे फॉलो करता है। उसे महसूस हो जाता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है, तो वो कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, उसे बस एक आम इंसान की तरह जीना है। वो ये भी कहती है कि अगर वो उसे मारना चाहती तो अब तक मिजी उसकी मंशा भांप चुका होता। रियुको फिर उन्हें एक अलग जगह ले जाती है और वहाँ 2 और पैरासाइट्स से मिलवाती है, शिमादा एक और छात्र और मिस्टर ए, जो एक हॉस्टाइल पुलिस वाला है और अपना असली नाम बताने को तैयार नहीं। फिर रियुको बताती है कि वो इंसानों के साथ शांतिपूर्वक जीना चाहती हैं और अथॉरिटीज से बचना
बचने के लिए उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आखिर में रियुको कहती है कि उसने मिस्टर ए पर एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया और अब वो गर्भवती है, यानी कि उसके पेट में एक इंसानी बच्चा पल रहा है और अब वो और एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है ताकि समझ सके कि ऐसा कैसे हो रहा है और उसका इस दुनिया में मकसद क्या है। ये सब सुनकर शिनची इनकार कर देता है मदद करने से, लेकिन रियुको उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर वो मदद नहीं करेगा तो उसे रास्ते में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अब स्कूल में है और चाहे तो सब स्टूडेंट्स को मार सकती है। जैसे ही वो तीनों पैरासाइट्स वहां से जाते हैं, मीजी तुरंत शिनची को आगाह करता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, क्योंकि उसकी नीयत बहुत खतरनाक लग रही थी। उस मीटिंग के बाद शिनची घर लौटता है। वो अपनी माँ से कहता है कि घर से बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है, लेकिन माँ को लगता है कि उसका बेटा पागल हो गया है और वो कहती है कि वो उस दिन के बाद से अजीब सा बर्ताव कर रहा है जब उसके हाथ के साथ वो हादसा हुआ था। इससे दोनों में बहस हो जाती है और शिनची गुस्से में स्कूल चला जाता है। क्लास के बाद जब वो घर लौट रहा होता है, मीजी उसे फिर से मिस्टर ए के बारे में चेतावनी देता है और जैसे ही वो अपनी बात पूरी करता है, वो एलियन पुलिस वाला उनके सामने आ खड़ा होता है। शिनिची से मिगी कहता है कि उसे भागना चाहिए क्योंकि उसका दुश्मन बहुत जबरदस्त फाइटर है। कुछ देर भागने के बाद शिनिची थक जाता है और फिर मिगी कंट्रोल ले लेता है और मिस्टर ए से पूछता है कि वो उनका पीछा क्यों कर रहा है। वो आदमी कहता है कि उसने पुलिस स्टेशन में कसाई की बॉडी पर कट्स देखे थे और उसे पता है कि वही लोग उसे मार चुके हैं। मिस्टर ए की नजर में अब वो दोनों खतरनाक हैं और उन्हें खत्म करना जरूरी है। इतना कहने के बाद वो आदमी अपना असली रूप दिखाता है और मिगी भी फाइट मोड में चला जाता है। जबरदस्त झगड़ा शुरू होता है और शिनिची धीरे धीरे उसके पास बढ़ता है जब तक कि वो इतना पास नहीं आ जाता कि एक लोहे की रॉड उसकी छाती में घुसा दे। ये वार इतना घातक होता है कि मिस्टर ए का सारा खून बह जाता है। असल में मिस्टर ए को बहुत ज्यादा यकीन था कि एक इंसान उस पर हमला नहीं करेगा और इसी गो विश्वास में उसने अपनी बॉडी को ठीक से प्रोटेक्ट ही नहीं किया। शिनिची ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और सीधा घर की तरफ भागता है, लेकिन उसने वही गलती दोबारा की। दुश्मन की मौत कंफर्म नहीं की। असल में मिस्टर ए अभी जिंदा था और उसके पास किसी भी नजदीक आने वाले इंसान के शरीर में घुसने का मौका था। लेकिन शिनिची की बदकिस्मती देखिए, उसकी माँ उसी वक्त काम से लौट रही थी। जैसे ही उन्होंने उस तड़पते हुए आदमी को देखा, वो मदद के लिए पास गई और मिस्टर ए ने उसी वक्त उन्हें पजेस कर लिया। रात को मिगी को एक पैरासाइट के आने का एहसास होता है और वो शिनिची को जगा देता है। शिनिची एक चाकू लेता है और तैयार हो जाता है। मिगी दूरी मापने लगता है और तभी वो पैरासाइट दरवाजे पर रुकता है। शिनिची जब दरवाजा खोलता है तो उसे समझ आता है कि वो पैरासाइट कोई और नहीं, उसकी माँ है। वो यकीन नहीं कर पाता कि उसकी माँ पजेस की जा चुकी है और मिगी से लड़ पड़ता है जो उसे हमला करने को कहता है। लेकिन इसी बहस के बीच मिस्टर ए खुद सामने आता है और बताता है कि उसने ही उसकी माँ के शरीर को पजेस किया है। शिनिची सदमे में कहता है कि वो अपनी माँ से प्यार करता है और उस बहस के लिए माफी मांगता है जो कुछ दिन पहले हुई थी। मगर जैसे ही उसकी माफी खत्म होती है, उस औरत का शरीर इस्तेमाल करके पैरासाइट सीधा उसके दिल को चीर देता है। मिगी अकेला रह जाता है और फौरन शिनिची के हाथ से निकलकर उसके सीने के उस गहरे घाव में घुसता है। अपने सेल से सारा डैमेज्ड टिश्यू रिप्लेस करने लगता है। घंटों बेहोश रहने के बाद शिनिची आखिरकार खून के तालाब से उठता है और बाथरूम जाकर आईने में देखता है। वो घाव अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। इन सब के बाद शिनिची स्कूल जाना बंद कर देता है। उसकी क्लोज फ्रेंड सतोमी जब देखती है कि वो स्कूल नहीं आ रहा तो उसे समझने के लिए घर आती है, लेकिन शिनिची उसे इग्नोर कर देता है और रियुको के रूम में चला जाता है। रियुको उसे देखते ही पुलिस वाले की बॉडी की बात करती है और उन पर मिस्टर ए को मारने का आरोप लगाती है। मिगी उसे सब कुछ बताता है और पूछता है कि क्या उसे मिस्टर ए का कुछ पता है। रियुको मना कर देती है और कहती है कि वो तो कहीं गायब हो गया। जब मिगी पूछता है कि अगर वो इतना खतरनाक था तो तुमने हमारी मुलाकात क्यों करवाई, रियुको कहती है बस एक और एक्सपेरिमेंट था। ये सुनकर शिनिची को गुस्सा आ जाता है। उसकी माँ एक एक्सपेरिमेंट की वजह से मारी गई थी। वो चाकू निकालता है और रियुको को धमकी देता है, लेकिन रियुको शांत रहती है, आधे रूप में फाइट मोड में जाती है और फिर ये कहकर रुक जाती है कि शिनिची अब पहले जैसा नहीं रहा। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन शिनिची गुस्से में उस पर चाकू फेंकता है, जिसे रियुको अपने बालों से रोक देती है और उसी चाकू को वापस फेंक देती है जो शिनिची के चेहरे के पास से निकलता है। घर लौटकर शिनिची अपनी माँ की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। वो मिस्टर ए को ढूंढने के लिए शहर की गलियों में भटकता है। जब वो सबवे स्टेशन से बाहर आ रहा होता है, मिगी को कई पैरासाइट्स की मौजूदगी का एहसास होता है। मिगी के गाइडेंस से शिनिची भीड़ के बीच पहुंचता है। एक राजनीतिक रैली चल रही होती है। वहाँ मंच पर एक मेयर कैंडिडेट खड़ा होता है जिसके आसपास उसके कई साथी होते हैं और मिगी तुरंत पहचान लेता है, ये सब एलियंस हैं। पूरा का पूरा पॉलिटिकल पार्टी एलियन पैरासाइट्स से भरी हुई है। घर लौटकर मिगी और शिनिची डिस्कस करते हैं कि कैसे ये पैरासाइट्स धीरे धीरे स्टेट पर कंट्रोल करने का प्लान बना रहे हैं। उसी वक्त कसाई की बॉडी की जांच कर रहे डिटेक्टिव शिनिची के घर आता है और पुलिस वाले की लाश के बारे में बात करता है, लेकिन जैसे ही शिनिची कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, वो शकी तरीके से वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद शिनिची फिर से स्कूल लौटता है। जब वो लॉकर से अपनी किताबें निकाल रहा होता है तो सतोमी आती है और डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन शिनिची के जवाब देने से पहले शिमाडा आता है जिसे सतोमी एक नए स्टूडेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। शिनिची तुरंत पहचान लेता
लेता है। ये भी एक पैरासाइट है। शिनिची उसे स्कूल छोड़ने को कहता है, लेकिन सतोमी कुछ समझ नहीं पाती और दोनों से हाथ मिलाने को कहती है। जब दोनों हाथ मिलाते हैं, शिमाडा उसे चिढ़ाता है और शिनिची पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ मरोड़ देता है। इस पूरे झगड़े के बाद शिमाडा रियुको के पास जाता है और बताता है कि शिनिची में अब सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है, यानी मिगी के सेल्स का असर साफ दिख रहा है। शिनिची अब फिर से मिस्टर ए की तलाश में निकलने को होता है, लेकिन मिगी उसे रोकता है। अगर अब मिगी सो गया तो फिर उठ नहीं पाएगा, और अगर बीच जंग में मिगी सो गया तो शिनिची की मौत तय है। दूसरी ओर रियुको अपने बाकी पैरासाइट साथियों से लड़ रही होती है, क्योंकि वो शहर में बहुत ज्यादा बॉडीज ला रहे हैं खाने के लिए। वो चेतावनी देती है कि इंसानों ने हमें पहचानने का तरीका ढूंढ लिया है। जैसे ही कोई उनका बाल खींचता है, वो बाल मरोड़ जाता है। मतलब अब वो ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रह सकते। क्लास के बाद सतोमी फिर से डिनर का इन्विटेशन देती है और इस बार कोई डिस्टर्ब नहीं करता। शिनिची हाँ कर देता है। दोनों बाजार से सामान खरीदते हैं, लेकिन तभी शिनिची को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। एक छोटा सा पिल्ला गाड़ी से कुचल गया था। शिनिची सतोमी को सामान थमाकर दौड़कर उस डॉग को उठाता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि वो मर चुका है, उसे कूड़ेदान में फेंक देता है, बेहद ठंडे दिल से। सतोमी ये देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। शिनिची जवाब देता है, अब वो जिंदा नहीं है, बस मांस का टुकड़ा है। सतोमी को अब यकीन हो जाता है कि शिनिची पहले जैसा नहीं रहा। वो पूछती है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है, और मायूस होकर चली जाती है। अकेले रहकर शिनिची मिगी से बात करता है, जो कहता है, ये तो मेरी ही बात लगती है, मुझसे ट्रांसप्लांट हुए सेल्स का असर है। तुम अब मेरी तरह बनने लगे हो, एक एलियन की तरह। स्कूल में प्रिंसिपल को पता चलता है कि रियुको प्रेग्नेंट है और बिना ज्यादा सोचे वो उसे नौकरी से निकाल देता है। नौकरी छूटने के बाद वो असली रियुको के पेरेंट्स के घर जाती है, लेकिन उसकी माँ तुरंत पहचान लेती है कि ये उसकी बेटी नहीं है और पुलिस को बुलाने लगती है। वो पैरासाइट फिर अपना असली रूप दिखाता है और पहले तो उसके पिता का दिल चीर देता है, फिर माँ का सिर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ शिनिची से लड़ाई के बाद सतोमी पेंटिंग क्लास में जाती है। वहाँ लड़कियाँ शिमाडा को मॉडल की तरह इस्तेमाल कर रही होती हैं। तभी एक लड़की मस्ती में शिमाडा का एक बाल खींच लेती है और वो बाल तुरंत मरोड़ जाता है। सभी लड़कियां डरकर एक कोने में भाग जाती हैं और शिमाडा ठंडे दिमाग से अपने शिकार गिनने लगता है। गिनती पूरी होते ही वो अपना असली रूप दिखाता है और कहता है, मैं तुम सबको जल्दी मार दूंगा ताकि तुम्हें दर्द ना हो। लेकिन तभी सतोमी एसिड की एक बोतल उसके चेहरे पर फेंक देती है, जो उसके पूरे चेहरे और अंदर तक जलाने लगती है। वो दर्द से तड़पने लगता है और उसी वक्त सभी लड़कियां भागने लगती हैं। लेकिन छटपटाते हुए शिमाडा एक लड़की को इतनी जोर से मारता है कि उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है, सतोमी की गोद में। उसी वक्त मिगी को शिमाडा की जानलेवा मौजूदगी का एहसास होता है और शिनिची को लड़कियों की चीखें सुनाई देती हैं। वो सब समझ जाता है और सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन जब शिनिची वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके सारे दोस्त पहले ही बेरहमी से मारे जा चुके होते हैं। अपने दोस्तों की लाशें देखकर शिनिची एकदम सदमे में चला जाता है। मिगी उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन शिनिची अंदर से टूट चुका होता है। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा भरने लगता है और वो शिमाडा को ढूंढना शुरू कर देता है। उधर रियुको अपनी लैब में किसी केमिकल कंपाउंड को तैयार कर रही होती है। वो लैब बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पे होती है। उसी वक्त शिमाडा सातोमी को एक क्लोजेट में छुपा हुआ पाता है और उसे नीचे गिरा देता है। सातोमी उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन शिमाडा की एक टेंटेकल उसकी टांग में लग जाती है। उसी समय शिनिची वहां पहुंचता है और शिमाडा पर हमला कर देता है। वो खुद को सातोमी और शिमाडा के बीच खड़ा कर देता है। जैसे ही शिमाडा उठता है, वो शिनिची पर हमला करता है और उसकी एक बांह काट देता है, जिससे मिगी उससे अलग हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में मिगी और शिनिची फिर से एक हो जाते हैं। सातोमी सब कुछ देख रही होती है और शिमाडा एसिड से हुई जलन के चलते तड़प रहा होता है। उसी वक्त रियुको उसके पीछे आती है और कहती है कि शिमाडा उसके मकसद के बीच में आ रहा है। वो उसकी तरफ एक तरह का मोलोटोव कॉकटेल फेंकती है। खतरे को महसूस करते हुए शिनिची सातोमी को गोद में उठा लेता है और ऊपरी मंजिल से नीचे कूद जाता है। वो नीचे जमीन पर धीरे से लैंड करता है और पीछे से पूरी बिल्डिंग में जोर का धमाका होता है। सारा हंगामा खत्म होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और सीधे ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ती है, जहां शिमाडा अब भी जिंदा होता है और वो सभी पुलिस वालों को बेहद आसानी से मार देता है। बाहर मिगी शिनिची से कहता है कि शिमाडा अभी भी जिंदा है और अब वो रूफ की तरफ जा रहा है अपने दोस्तों का बदला लेने। शिनिची दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है और वहां से एक स्टील पाइप काटता है। मिगी खुद को एक धनुष में बदल देता है और शिनिची उस लोहे की पाइप को तीर की तरह इस्तेमाल करता है। वो तीर शिमाडा के दिल में जा लगता है, वो भी इतनी जबरदस्त दूरी से जैसे उसने अपनी टारगेट शॉटिंग क्लासेस में देखा था। शिनिची जैसे ही अपने दुश्मन को खत्म करता है, रियुको उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि अब वो गायब हो रही है ताकि माँ बनने का अनुभव ले सके, लेकिन जाने से पहले वो शिनिची को एक एड्रेस देती है जहाँ मिस्टर ए छुपा हुआ होता है। शिनिची जब उस जगह पहुंचता है तो मिस्टर ए उसे देख लेता है और दोनों किसी दूर जगह की ओर जाने लगते हैं जहाँ उनका आखिरी मुकाबला होना है। लेकिन रास्ते में मिगी कहता है कि उसे नींद आ रही है और अब वो कुछ देर सोएगा। इसके बावजूद वो खुद को एक ब्लेड में बदल देता है ताकि शिनिची लड़ाई में उसका इस्तेमाल कर सके और फिर वो सो जाता है। अब अकेले ही शिनिची ज्यादातर वारों से खुद को बचा लेता है, लेकिन जब मिस्टर ए उसे खत्म करने वाला होता है तभी उसकी माँ उसके शरीर के आधे हिस्से को कंट्रोल कर लेती है और टेंटेकल
को रोक देती है। शिनिची समझ जाता है कि अब उसकी माँ को बचाया नहीं जा सकता और फिर वो ऊपर कूदता है और मिस्टर ए का सिर काटकर लड़ाई खत्म कर देता है, अपनी माँ का बदला ले लेता है और उसे सुकून से विदा करता है। लड़ाई के बाद शिनिची अस्पताल में सातोमी से मिलने जाता है। वो बेहोश होती है और शिनिची वादा करता है कि अब वो हर पैरासाइट को खत्म कर देगा ताकि किसी और को सातोमी की तरह दर्द न सहना पड़े इन एलियंस की वजह से। लेकिन जब वो मिगी से बात कर रहा होता है, एक फोटोग्राफर उनकी कुछ तस्वीरें खींच लेता है, जिससे ये बात सामने आ जाती है कि शिनिची का इन एलियंस से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। इसी दौरान एलियन पार्टी के सारे उम्मीदवार जीत जाते हैं, जिनमें मेयर भी शामिल होता है। इसका मतलब ये है कि अब वो लोग सरकार का हिस्सा हैं और मानव कानूनों पर उनका पूरा कंट्रोल है। अब गोतो, एलियंस का लीडर, आखिरकार समझ जाता है कि वो इस धरती पर क्यों आए हैं, मानव जाति का सफाया करने के लिए, ताकि ये प्लेनेट सबके लिए हेल्दी और बैलेंस्ड बन सके। और इसी के साथ पैरासाइट का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। लेकिन तुम्हारा क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि इन सब एलियंस का सामना कर सको? क्या शिनिची इस जंग में जिंदा रह पाएगा? तो तुम्हें ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।